हेलो स्टूडेंट्स, जो ये आज की वीडियो है इसमें हम 11th क्लास की ज्योग्राफी के वायुमंडल में जल वाटर एंड एटमॉस्फेयर के बारे में बात करेंगे। देखिए, पहली बात तो ये जो बहुत लंबा सा नाम है इसको छोटा कर देते हैं, क्योंकि इस वक्त हम रिवीजन कर रहे हैं। आप स्टार्ट रिवीजन के चैनल पे हैं, तो सबसे पहले इसको अगर हम छोटा करें तो वायुमंडल में जल वाटर एंड एटमॉस्फेयर, इसको आप सिंपल से एक नाम दे सकते हो। इसको हम कहते हैं आर्द्रता, ह्यूमिडिटी। देखिए, हमारे वायुमंडल में बहुत सारी फॉर्म में पानी अवेलेबल है, ठीक है, जिसको ह्यूमिडिटी का नाम दिया गया है, ओस का नाम दिया जाता है, अलग अलग नाम दिए जाते हैं। लेकिन ये किस तरीके से है, किस तरीके से चलता है, उसको हम समझते हैं। सबसे पहले जो ये आर्द्रता हमने नाम दिया, इस आर्द्रता का मतलब क्या है? पहली बात तो जैसे नाम छोटा करा कि वायुमंडल में जो भी हमारा पानी अवेलेबल है, जो भी वापर वाटर अवेलेबल है, इसी को हम आर्द्रता या फिर ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो देखिए, ह्यूमिडिटी है, तो इसको नापने की कोई यूनिट होगी। इसको नापते हैं हम ग्राम प्रति घन मीटर में, पर क्यूबिक मीटर में इसको मापा जाता है, मेजर किया जाता है। उसके अलावा इसको मापने के लिए जो मशीन यूज की जाती है वो होती है हाइग्रोमीटर। ये चीज याद रखिएगा, एक एक नंबर में सब चीजें पूछी जाती हैं और आपसे कथन और कारण में भी पूछी जाती है। उसके अलावा दूसरी चीज, जब आप आर्द्रता के प्रकारों की बात करते हो तो पहला प्रकार निकल कर आता है निरपेक्ष आर्द्रता, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। कुल मिलाकर ये चीज समझिए कि आपके वायुमंडल में जल वाष्प जो अवेलेबल है, जो इवेपोर वाटर है, उसकी जो भी क्वांटिटी होगी, मात्रा जो भी होगी, यानी कि मान के चलते हैं कि हमारे पास एक रैंडम यूनिट दी गई है कि 10 घन मीटर, 10 क्यूबिक मीटर हमारे पास अवेलेबल है। तो ये 10 क्यूबिक मीटर हमारे लिए क्या हो जाएगा? निरपेक्ष आर्द्रता, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। और दूसरी तरफ इसको मेजर करना होगा, ये भी प्रति घन मीटर में ही मेजर किया जाएगा, ठीक है। आप आर्द्रता और आर्द्रता का एक हिस्सा निरपेक्ष आर्द्रता, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी को, दोनों को पर क्यूबिक मीटर में डिफाइन कर सकते हैं। उसके अलावा जो निरपेक्ष आर्द्रता होती है, ये गर्मियों में ज्यादा देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि गर्मियों में हवाएं इवेपोरेशन बहुत तेजी से करवाती हैं, और इवेपोरेशन जितना ज्यादा होगा, हवा में जितना पानी जाएगा, वो सारा पानी ही हमारे लिए निरपेक्ष आर्द्रता के रूप में सामने आएगा। कुल मिलाकर बस तीन चीजें याद रखेंगे। निरपेक्ष आर्द्रता का मतलब क्या है कि हमारे वायुमंडल में जितनी भी आर्द्रता अवेलेबल है उसकी मात्रा। दूसरा, इसको हम डिफाइन करते हैं पर क्यूबिक मीटर में। और तीसरा, गर्मियों में निरपेक्ष आर्द्रता ज्यादा होती है। उसके बाद नेक्स्ट जो रहता है हमारे लिए, वो रहता है विशिष्ट आर्द्रता, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। अब ये चीज समझिएगा कि जितनी भी ह्यूमिडिटी अवेलेबल थी, उसका जो भार आएगा, उसका जो वेट आएगा, वो वेट हमारे लिए क्या बन जाएगा? विशिष्ट आर्द्रता। मान के चलते हैं, जैसे अभी हम 10 क्यूबिक मीटर की हम बात कर रहे थे, अगर इसका वजन 100 किलो निकल के आया, तो ये 100 किलो हमारे लिए क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, यानी कि विशिष्ट आर्द्रता। और वजन को हमेशा किस में डिफाइन करते हैं? किलोग्राम में। तो विशिष्ट आर्द्रता भी किलोग्राम में डिफाइन की जाती है। प्लस सबसे बड़ी बात इसमें कि तापमान कितना भी चेंज हो जाए, इसको फर्क नहीं पड़ता, ये हमेशा कांस्टेंट रहती है, विशिष्ट आर्द्रता हमेशा स्थिर रहती है। उसके आगे बात करेंगे सापेक्ष आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। देखिए, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बहुत सिंपल सी, इसको समझना। जैसे आपको भूख लग रही है, आप खाना खा रहे हो, आपकी भूख अगर 4 रोटी से भर गई, तो क्या आप और 4 खाना पसंद करोगे? जवाब होगा बिल्कुल नहीं, ठीक है। वही चीज हवा के साथ है कि हवा की भी एक लिमिट है कि वो कितना पानी अपने अंदर अब्सॉर्ब कर सकती है। उसी की बात रहती है कि किसी भी टेम्परेचर पर वायु में जो उपस्थित जल वाष्प जितना अवेलेबल है, प्लस जो उसकी धारण करने की क्षमता है, जो इसकी कैपेसिटी है, इन दोनों के जो बीच का रेशियो निकल कर आता है, इन दोनों के जो बीच का अनुपात निकल कर आता है, यही हमारे लिए क्या बनता है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी, सापेक्ष आर्द्रता। उसके बाद इसमें हम क्या देखते हैं कि हमेशा सापेक्ष आर्द्रता को प्रतिशत में डिफाइन करते हैं। अब अगर आपको आर्द्रता के प्रकार पूछे, तीन है: निरपेक्ष, विशिष्ट और सापेक्ष, एब्सोल्यूट, स्पेसिफिक और रिलेटिव। जो एब्सोल्यूट वाली थी, इसको आप कैसे डिफाइन करोगे? पर क्यूबिक मीटर में। उसके अलावा जो स्पेसिफिक वाली थी, इसको किलोग्राम में, यानी कि जो विशिष्ट आर्द्रता थी। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट जो सापेक्ष है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, इसको आप परसेंटेज में डिफाइन करते हैं। तीनों की एक मेजरमेंट यूनिट है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, तो आती है संतृप्त वायु, सैचुरेटेड एयर। सैचुरेटेड एयर का मतलब क्या? जो संतुष्ट हो, ठीक है, जिसको और कुछ नहीं चाहिए, जितना चाहिए था उतना मिल गया। तो यही चीज है कि जब वायु को उसकी क्षमता के बराबर, उसकी कैपेसिटी के बराबर जो जल वाष्प है, जो इवेपोरेशन है, वो मिल जाएगा, तो वायु संतृप्त, सेटिस्फाई है। आप इसको सेटिस्फाइड एयर भी कह सकते हो कि जितना इसको इवेपोरेशन चाहिए था उतना इवेपोरेशन इसको मिल गया। ये चीज याद रखिएगा। हवाएं हमेशा कभी भी अकेली ट्रैवल नहीं करती, हवाएं अपने साथ नमी को, मॉइस्चर को, डस्ट पार्टिकल्स को और गैसेस को लेकर ट्रैवल करती हैं।
ठीक है। उसके अलावा वायु जिस भी तापमान पर सेटिस्फाई हो जाएगी, मान के चलिए आपके एरिया का तापमान है 15 डिग्री सेल्सियस, अगर 15 डिग्री पर आपके एरिया की जो वायु सेटिस्फाई हो गई, तो ये जो 15 डिग्री सेल्सियस यानी जो तापमान है जिस पे हवा सेटिस्फाई हुई, ये इसको हम बोलेंगे उषांक, इसको हम बोलेंगे ड्यू पॉइंट। अब इससे जैसी ज्यादा होगा तो वो नमी के रूप में या फिर ओस के रूप में वापस चीजें नीचे आनी शुरू हो जाएंगी। उसके अलावा ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, वर्ड टू वर्ड आपके पेपर में आती है कि सापेक्ष आर्द्रता वाली वायु संतृप्त होती है, एयर विद रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज सैचुरेटेड, यानी कि जो सापेक्ष आर्द्रता है जो अनुपात वाली थी वो सबसे ज्यादा सेटिस्फाई होती है, उसको और पानी चाहिए नहीं होता। उसके बाद आगे बात करें तो आगे रहता है वाष्पीकरण, इवेपोरेशन। जब आप इवेपोरेशन की बात करते हैं, बहुत सिंपल सा तरीका है जो आज तक हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं कि हमारी पृथ्वी पर कोई भी पानी है, ठीक है, इस पर सूर्य की किरणें पड़ेंगी, ये गैस बनकर ऊपर जाएगा। सिंपल, यही वाष्पीकरण है कि जब कोई भी लिक्विड, कोई भी तरल लिक्विड से किसमें कन्वर्ट हो जाए, गैस में, और इवेपोरेट होकर ऊपर चला जाए, तो यही हमारे लिए क्या है, वाष्पीकरण। और वाष्पीकरण डिसाइड किससे होता है, अपने एरिया के टेम्परेचर से, तापमान से, कितना एक्सपेंडेड है विस्तार और हवाएं, ये सब डिसाइड करते हैं वाष्पीकरण कम होगा या ज्यादा होगा। उसके बाद अगर हम प्रॉपर निकालें कि कितनी हीट से कितना इवेपोरेशन होता है, इसको हम कहते हैं गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट। अब एक चीज समझिए एग्जांपल से कि अगर हमें 1 ग्राम पानी को, अगर 1 ग्राम पानी को अगर हमें गैस बना के खत्म करना है, तो हो सकता है इसके अंदर कितनी भी एनर्जी लग जाए, लेकिन अगर एक रूम टेम्परेचर वाला पानी है तो इसको इवेपोरेट करने में 600 कैलोरीज की एनर्जी लगती है। ठीक है, ये चीज याद रखेंगे कि 600 कैलोरी की जो ऊर्जा है ये चाहिए अगर 1 ग्राम रूम टेम्परेचर का पानी आपको इवेपोरेट करके हटाना है तो। ठीक है, याद रखना हर तरीके का पानी अलग अलग तरह से हीट कंज्यूम करता है। जो बिल्कुल चिल्ड पानी होगा उसको ज्यादा हीट चाहिए वाष्पीकृत होने के लिए, इवेपोरेट होने के लिए। जो गर्म पानी होगा उसे कम हीट चाहिए इवेपोरेट होने के लिए। ठीक है, तो जो भी हीट जिस भी पानी की रिक्वायरमेंट में होगा, ठीक है, हर पानी जिस भी हीट से इवेपोरेट हो जाएगा वही हमारे लिए क्या होगी, लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा। उसके बाद आगे अगर हम बात करें, आगे रहता है कुछ ये सर्कल, लाइक यहां से इवेपोरेशन हुआ, ऊपर जाने के बाद एक प्रक्रिया होती है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन को याद रखिएगा कि जो ये गैस थी, ये गैस आई कहां से, लिक्विड किस में कन्वर्ट हुआ, गैस में। अब ये गैस जब वापस लिक्विड या फिर सॉलिड यानी कि बर्फ में, इन दोनों में किसी में भी कन्वर्ट हो जाएगा, तो यही हमारे लिए क्या होगा, कंडेंसेशन। इसको हिंदी में कहते हैं संघनन। और फिर यहीं से बारिश होकर वापस पानी नीचे आएगा, फिर लिक्विड से गैस बनेगा और यही प्रोसेस चलता रहेगा। इसी को आप वाटर साइकिल भी कहते हैं। ये चीज याद रखना, वाटर साइकिल इकलौता ऐसा प्रोसेस है जो आपके लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमोस्फेयर यानी कि जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल, तीनों को कनेक्ट करता है, तीनों को बिजी रखता है। उसके बाद आगे जो बात रहती है वो रहती है संघनन की, जिसे आप कॉम्पैक्शन या फिर कंडेंसेशन भी कहते हैं। अभी बताया था कि जब लिक्विड गैस में आ गया, गैस के बाद वापस लिक्विड या फिर ठोस में कन्वर्ट हो जाए, ये चीज याद रखना कि जो नीचे से पानी गया गैस बनकर गया ऊपर बादलों तक, अब वो गैस वाला पानी अगर वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए या फिर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए यानी कि बारिश में या फिर बर्फ में किसी में कन्वर्ट हो जाए, तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, हमारे लिए संघनन, कंडेंसेशन। ये वाष्पीकरण के ऑपोजिट होता है, क्यों, क्योंकि वाष्पीकरण पानी को नीचे से ऊपर लेके जाता है और कंडेंसेशन पानी को ऊपर से नीचे लेकर आता है। उसके बाद जल चक्र में इंपॉर्टेंट रोल है इसका, क्योंकि इसी के द्वारा बादल बनते हैं और बादलों से फिर बाद में आपको बारिश देखने को मिलती है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट से कुछ बेसिक टर्म्स हैं, इनको बस ये करिएगा बीच बीच में वीडियो को पॉज करके एक सिंगल रीडिंग में निपटाते रहिएगा। उसके बाद आगे जो रहती है बात वो रहती है ओस की। अब देखो ओस क्या है, संघनन का रूप है। ठीक है, कंडेंसेशन नहीं होगा तो ओस भी नहीं बनेगी। क्यों, क्योंकि हमारी हवा के अंदर जो एयर सोल्स हैं वो अपने साथ पानी को रखते हैं। ठीक है, अब यही पानी गैस के रूप में अवेलेबल है। आप अभी इस वक्त अपने खुले एरिया में जाओ, आपको फील जो हो रही है हवा, उस हवा के अंदर याद रखना इवेपोरेशन का पानी अवेलेबल है गैस की फॉर्म में। और जब वापस गैस से लिक्विड बनेगा यानी सुबह जब आपको ओस के रूप में दिखेगा, तो यही प्रोसेस हमारे लिए क्या हो जाएगा, संघनन। दिन के समय पृथ्वी क्या होती है, गर्म होती है, पानी गैस बनता है। रात के समय पृथ्वी वापस ठंडी होनी शुरू होती है, तो वही गैस वापस लिक्विड बनकर, ओस बनकर आपको देखने को मिलती है। और कभी कभी देखिए आपकी पृथ्वी का सरफेस इतना ठंडा हो जाता है कि उस पर जो हवा लग रही है, बहती हुई हवा है, वो इतने ठंडे पर रुक जाती है, ठहर जाती है और अपना सारा इवेपोरेटेड वाला पानी वहीं पर छोड़ देती है। ठीक है, जिसकी वजह से वही हमें ओस के रूप में देखने को मिलती है। ये चीज याद रखना, छोटी छोटी बूंदें। और ओस हमेशा किसी ना किसी सरफेस पे देखने को मिलेगी, किसी ना किसी सतह पर देखने को मिलेगी, और खासतौर पर जो मेटल वाली सतह है उन पर सबसे ज्यादा। ठीक है, उसके बाद आगे बात करें,
आगे रहता है कि ओस बनने के लिए सबसे फेवरेबल कंडीशंस क्या है, अनुकूल परिस्थितियां क्या है। सबसे पहले क्या आता है कि अगर आपका साफ आसमान है, ठीक है, तो ओस बहुत तेजी से बनती है। क्यों, समझिएगा कि आपके पास अगर सूर्य की किरणें हैं और बीच में अगर बादल बने हुए हैं, ठीक है, तो दिन के टाइम पृथ्वी आपकी ढंग से गर्म नहीं हो पाएगी। और रात के टाइम जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होता है यानी पार्थिव विकिरण होता है, जमीन से हीट वापस आसमान में जाती है। अगर रात के टाइम भी ये बादल होंगे तो ये हीट को जाने नहीं देंगे, यानी पृथ्वी आपकी ठंडी नहीं हो पाएगी। ठंडी नहीं होगी तो ओस नहीं बन पाएगी। उसके बाद जहां पर हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है, उच्च सापेक्ष आर्द्रता होती है, वहां पर नमी क्या होती है, उतनी ज्यादा। क्योंकि सापेक्ष आर्द्रता याद रखना, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये वो वाली हवा होती है जिसके अंदर जितना पानी चाहिए था उतना आ गया है। उसके बाद रातें ठंडी होनी चाहिए, जिसकी वजह से ठंडा होकर हवा को पानी की बूंदों में कन्वर्ट हो सके। और लास्ट में ओस सिर्फ उन सतहों पर जमती है जिसके आसपास से हवा ठंडी होकर गुजरती है, जैसे कोई मेटल हो गया, घास हो गया, कुछ भी। ठीक है, एक बार इसको देख लीजिएगा। आगे बात करते हैं इस पे। आगे आती है बात कोहरे की, फॉग की। दिल्ली वाले तो फील कर रहे हैं बहुत अच्छे से, कभी कोहरा कभी पॉल्यूशन, पता नहीं लग रहा वो कौन सा कोहरा है कौन सा पॉल्यूशन है। इसके बाद कोहरा जो होता है बेसिकली अगर आप प्योर फॉर्म में देखोगे तो इट्स अ काइंड ऑफ अ क्लाउड। ये एक बादल का प्रकार है और ये क्या है, जमीन के बहुत ज्यादा नजदीक होता है, बहुत ज्यादा नजदीक। इसकी वजह से विजिबिलिटी क्या होती है आपकी, कम हो जाती है। दूसरी तरफ जब हमारे एनवायरनमेंट में जो ये इवेपोरेशन हो रहा है, हवा है, इसके अंदर जब जलवाष्प की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाएगी, बहुत ज्यादा, हवा क्या हो जाएगी, हैवी, ऊपर कैरी नहीं कर पाएगी। तो रात के समय जैसे ही पृथ्वी ठंडी होनी चालू होगी, ये सारा का सारा पानी यहीं के यहीं रुक गया होगा और यही आपको सुबह किसके रूप में दिखेगा, कोहरे के रूप में। उसके बाद कोहरे को आप ये भी कह सकते हो कि ये दिखने वाला एयर सोल है। जिन बच्चों को एयर सोल नहीं पता, बता दूं कि हमारे एनवायरनमेंट में जो इवेपोरेशन होकर पानी ऊपर जाता है, इसमें कुछ इनविजिबल बबल्स होते हैं। इनविजिबल बबल कैसे, इनके अंदर आपको नमी भी देखने को मिलेगी, मॉइस्चर भी देखने को मिलेगा, इसके अंदर गैसेस भी होती हैं और इसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं। और जब इनकी मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है, बहुत हैवी हो जाते हैं, तो ये आपको कुछ कोहरे के रूप में इस तरह से देखने को मिल जाते हैं। आगे देखिए, बात रहती है बादलों की, क्लाउड की। जब आप क्लाउड की बात करते हैं, क्लाउड या फिर बादल क्या है बेसिकली, ये बहुत सारे जो धूल कण होते हैं, जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, इनके चारों तरफ जब हमारा इवेपोरेशन वाला पानी इकट्ठा हो जाता है, तो यही हमें बादलों के रूप में दिखने चालू हो जाते हैं। और बादलों के प्रकार की बात करोगे तो इसको हमने हाइट के हिसाब से, ऑल्टीट्यूड के हिसाब से बांटा हुआ है, ये चीज याद रखना। तो क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाउड्स है, यानी कि जो बादलों को बांटा गया है वो उनको उनकी हाइट के हिसाब से बांटा गया है। जैसे ऊंचाई जितनी ज्यादा होगी, अलग अलग नाम उसको दिए जाएंगे। और याद रखना, बादल कुछ पारदर्शी होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, और कुछ अपारदर्शी होते हैं, यानी ट्रांसपेरेंट नहीं होते। सबसे पहला जो बादल आता है हमारा, वो रहता है पक्षाभ मेघ, सीरस क्लाउड। जो हमारा सीरस क्लाउड है बेसिकली, इसमें क्या देखते हैं कि ये जमीन से 8 से 12 हजार मीटर ऊपर है, या फिर आप कह सकते हो जमीन से सबसे ऊंचाई पर बनने वाला बादल कौन सा होता है, पक्षाभ मेघ। दूसरी तरफ ये क्या होते हैं कि पतले होते हैं और बिखरे हुए देखने को मिलते हैं, कुछ आपको इस तरह से, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा एक पंख की तरह दिखते हैं, ठीक है। ये चीज याद रखिए, फेदर की तरह दिखते हैं, कि देखने में लगेगा कि किसी ने कोई चीज रख दी, इतने क्लियर होते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट रहता है हमारा कपासी मेघ। क्यूमुलस क्लाउड की जब हम बात करते हैं तो ये रुई की तरह दिखते हैं, इट्स लाइक कॉटन। और उसके बाद इनकी जो हाइट है वो 4000 से 7000 मीटर की ऊंचाई पर देखने को मिलते हैं। ये कुछ बिखरे हुए होते हैं, कुछ इस तरह। ये काफी लोगों को लग रहा होगा विंडो एक्सपी का वॉलपेपर है, लेकिन कुछ इसी तरह से आपको कपासी मेघ या क्यूमुलस क्लाउड देखने को मिलते हैं। और ये बहुत ज्यादा बिखरे हुए मिलेंगे, इधर उधर देखने को मिलेंगे। और इनका बेस क्या होता है, बिल्कुल चपटा। लाइक आपने बादल हमेशा ये वाले ड्रॉ करे ना, ये ऐसे नहीं होते, ये हमेशा नीचे से बिल्कुल साफ होते हैं, कुछ इस तरह से कह लीजिए। ये चपटे बेस वाले इस तरह के होते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे स्तरी मेघ, स्ट्रेटस क्लाउड की जब हम बात करते हैं तो परतदार होते हैं, कुछ इस तरह। एक परत है, उसके ऊपर अगली परत है, फिर अगली परत है, परतदार होते हैं। और ये बहुत बड़े हिस्से में फैले हुए मिलेंगे आपको, ये छोटे से हिस्से में नहीं होते। और उसके बाद ये बादल पूरी तरह से ऊष्मा के साथ और उसके अलग अलग तापमानों पर हवा के मिश्रण से बनते हैं। अगर आपको याद हो थोड़ा बहुत, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन वाले चैप्टर के लास्ट में एक टॉपिक था, उसका नाम था फ्रंट, यानी कि वाताग्र। देखिए, फ्रंट या फिर वातागर का मतलब क्या होता है, फ्रंट या वातागर का मतलब वो जगह, वो पॉइंट जहां पर डिफरेंट टेम्परेचर की हवाएं आकर मिलती हैं। अब ये चीज याद रखना, जिस जगह पर वाताग्र बनेगा, यानी कि डिफरेंट टेम्परेचर की हवाएं आकर मिलेंगी, उसी जगह पर आपको स्तरी में स्ट्रेटस क्लाउड देखने को मिलेगा। ये सिंपल सी बात है।
उसके बाद लास्ट बचता है हमारा वर्षा मेघ, निम्बस क्लाउड। बेसिकली ये बहुत ज्यादा डार्क होते हैं, काले होते हैं, या फिर गहरे स्लेटी आपको देखने को मिलते हैं। और बेसिकली ये पृथ्वी की सतह के सबसे नजदीक वाले बादल होते हैं, मतलब हमारी जमीन से सबसे नियरेस्ट के जो बादल होंगे वो आपके वर्षा मेघ होते हैं। ये सूर्य की किरणों के लिए अपारदर्शी होते हैं, कि ये सूर्य की किरणों को आर पार नहीं होने देते। और लास्ट में ये बहुत ज्यादा मोटाई में ज्यादा होते हैं, और इनकी आकृति कोई फिक्स नहीं होती। ये चीजें देखने को मिलती है। तो ये चीज याद रखिएगा, आपके बादलों के प्रकार 4 हैं। ठीक है, आगे बात करें तो आगे रहती है वर्षा या रेन। देखिए, सबको पता है कि आसमान से जो पानी गिर गया वही हमारे लिए वर्षा, लेकिन इसको डिफाइन कैसे करोगे? ये चीज याद रखना कि जल वाष्प से भरी हुई वायु जब वायुमंडल में ऊपर जाती है, फिर वहां पे एक प्रोसेस होता है संघनन, कंडेंसेशन। याद होगा, पानी अगर नीचे से ऊपर जा रहा है तो इवेपोरेशन है, और पानी अगर ऊपर से नीचे आया किसकी वजह से? संघनन की वजह से। तो यही जब संघनन होता है और इसके साथ धूल कण मिल जाते हैं और बादल बना देते हैं, और बादल जब किसी चीज से टकराते हैं, जैसे आप देखते हैं ना बिजली कड़की, तो बादलों का टकराना होता है। तो जब वो टकरा रहे हैं पूरी तरह से, टकराने के बाद ही वो अपना पानी सारा क्या है, ड्रॉप कर देते हैं, और वही आपके लिए क्या हो जाती है? बारिश। ठीक है, अब उसके साथ साथ जो आपकी बारिश है 3 प्रकार की होती है: संवहनीय वर्षा, पर्वतकृत और चक्रवाती। कन्वेक्शन रेन, ओरोग्राफिक रेन और साइक्लोनिक रेन। जब इन तीनों की अगर हम बात करें, सबसे पहले संवहनीय वर्षा, कन्वेक्शन रेनफॉल की, पहली बात तो ये बेसिक नियमों के अकॉर्डिंग होती है, और ये कपासी मेघों के माध्यम से होती है। ठीक है, 2 सिंपल सी चीजें। पहला कि प्रॉपर नियम फॉलो होगा कि इवेपोरेशन से पानी ऊपर जाएगा, बाद में कंडेंसेशन के थ्रू वापस नीचे आएगा, प्रॉपर नियम फॉलो हो रहा है। और दूसरा, ये वाली जो बारिश होती है संवहनीय वर्षा, ये कपासी मेघों से होती है। ठीक है, क्यूमुलस क्लाउड से होती है। उसके बाद दूसरी चीज, पर्वतकृत वर्षा, ओरोग्राफिक रेनफॉल। जब आप इसकी बात करते हो तो पूरी तरह से पर्वतों की वजह से होने वाली बारिश है। क्यों? क्योंकि जल वाष्प से जो भरी हुई हवा पर्वतों के प्रभाव से बहुत ज्यादा क्या हो जाती है? ठंडी। ये चीज याद रखना, पर्वत आपको ठंडा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं हाई ऑल्टीट्यूड पे होने की वजह से। ठीक है, तो जब जलवाष्प से भरी हुई जो हवा है, इवेपोरेशन से भरी हुई जो हवा है, पर्वतों पे जाती है तो वो ठंडी हो जाती है। तो उसके कारण वहां पर अचानक से प्रोसेस बहुत तेजी से होता है। यानी कि जो प्रोसेस आसमानों पर होना था, वही प्रोसेस अब कहाँ हो रहा है? आपके लिए पर्वतों पे हो रहा है। और इन्हीं पर्वतों पे होने की प्रोसेस होने की वजह से बारिश हो जाती है, अचानक ही हो जाती है। ठीक है, और इसी को हम क्या कहते हैं? बेसिकली हमारे लिए पर्वतकृत वर्षा। और पर्वतकृत वर्षा में किसका रोल होता है? वर्षा मेघों का। ठीक है, जो ये वर्षा मेघ है, जो हमारे लिए रेन क्लाउड्स हैं, इन्हीं की वजह से ये देखने को मिलती है। और लास्ट में अगर हम बात करें तो लास्ट बचता है हमारा चक्रवाती वर्षा। ठीक है, साइक्लोनिक रेनफॉल। देखिए, साइक्लोन की अगर आप बात करते हो तो जब हाई प्रेशर और लो एयर प्रेशर एक दूसरे के इर्द गिर्द घूमना शुरू हो जाए, उसकी वजह से साइक्लोन बनता है। और उस साइक्लोन की वजह से जो बारिश आती है, ठीक है, वही बारिश हमारे लिए क्या हो जाती है? चक्रवाती वर्षा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको इतना समझ में आया होगा। और ये चीज याद रखिएगा, पूरी वीडियो को आप चाहे तो रोक के स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, या उसको ठीक से रीड आउट कर लिया करिए, क्योंकि आपके लिए पेपर में बहुत सिंपल रहेगा। अगर आप ज्योग्राफी को बुक से उठा के पढ़ने जाओगे तो बेटे बहुत मुश्किल है। अभी आप नए नए 11th में हो, ठीक है, आपने भी एनसीईआरटी को डीप में नहीं पढ़ा है, इसलिए इन चीजों को देखकर पॉइंट टू पॉइंट चीजों को पढ़कर अपने प्रैक्टिस करते रहिए।